हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। आप लोगों के कई सारे मैसेज आए कि सर मेंस के बारे में बताइए, मेंस के लिए क्या किया जाए, आंसर राइटिंग कैसे की जाए। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं 2025 और 2026, ये वीडियो उनके लिए है। बाकी किसी के काम का वीडियो नहीं है, तो आप अपना समय जाया मत करें। मेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझसे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझ पे से व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपना नाम और प्लेस का नाम और पीसेस 2025 या 26 लिख के मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको खुद कॉल बैक कर लूँगा। लिंक में एक आपको जो है ग्रुप मिलेगा, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो ग्रुप MSGP के नाम से लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन जिसको मेंस पढ़ना हो, मेंस आंसर राइटिंग करना हो, केवल वही करेंगे, अन्य कोई न करे, ये आपसे एक अनुरोध है। तो देखिए, आप सभी यूपी पीसीएस 2025 का पेपर दे चुके हैं। मैं ये कहता हूं कि जिसके भी 85 क्वेश्चंस बन रहे हैं इस आंसर की से 85, वो किसी भी ग्रुप का हो, चाहे बॉयज़ हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे यूआर हो, चाहे ओबीसी हो या फिर AWS हो, SC ST के केस में आप जो है अपने मार्क्स 78 और 78 क्वेश्चन और 72 क्वेश्चन रख सकते हैं। यदि आप कितने बन रहे हैं तो आपको मेंस पढ़ना चाहिए और मेंस की आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको सफलता जो है उसी के आधार पर मिलनी है। प्री बस केवल केवल आपको कट ऑफ पार करना है। प्री के मार्क्स ना तो ऐड होते हैं और ना ही प्री के मार्क्स पाके आपको कोई गोल्ड मेडल मिलने वाला है, जिसको बताएंगे कि हम 5 बार प्री पास हुए, हम 3 बार प्री पास हुए। बहुत लोग मुझसे पूछते कि सर आपने कितनी बार मेंस लिखा, कितनी बार प्री दिया। तो यार एक बात समझ लीजिए आप कि मैं ठीक ठाक मेंस लिख चुका हूँ, ठीक ठाक इंटरव्यू दे चुका हूँ, और हिंदी बेल्ट का ऐसा कोई लोक सेवा आयोग नहीं है जहां मैंने इंटरव्यू ना दिया हो। जिसकी इच्छा होगी मार्कशीट भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, आप मुझसे क्या सीख सकते हैं, या मैं भी आपसे क्या सीख सकता हूँ। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग का या फिर मेंस पढ़ने का सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा, तो सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में लोक सेवा आयोग ने दिया होगा, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मेंस का सिलेबस जो है वो आप किसी कोचिंग के वेबसाइट से, किसी कोचिंग से, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से ना लेकर आप सीधा जो है डालिएगा गूगल में नोटिफिकेशन यूपी पीसीएस 2025 PDF, आपको नोटिफिकेशन में सिलेबस मिल जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे वेबसाइटों पर देखा, क्योंकि आयोग ने जो सिलेबस दिया हुआ है और जो कोचिंग वालों ने या फिर जो आंसर राइटिंग कराते हैं उन लोगों ने, उनके सिलेबस में अंतर है। पहली बात ये है कि 2023 में जो है सिलेबस में परिवर्तन हुआ था मेंस के सिलेबस में। उस साल 2 नए पेपर ऐड हुए थे, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, सॉरी पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6। तो आपको मैं अभी सिलेबस दिखा भी दे रहा हूँ, आप चाहें तो इस सिलेबस को गूगल से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप ये समझिए कि मेंस की तैयारी से पहले आपको सिलेबस समझना चाहिए। सिलेबस में किन किन पॉइंटों पे हाईलाइट किया गया है वो समझना चाहिए, और आयोग आपसे मेंस के सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। आप अपना सिलेबस पहले एक बार मेरे साथ रीड आउट कर लीजिए, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2025 मेंस की, मान लीजिए सपोज करिए आपका प्री नहीं होता, एक कंडीशन ये हो सकती है, आपका प्री हो सकता है, ये कंडीशन होगी, केवल 2 ही कंडीशन होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप 26 में प्री नहीं देंगे, 26 में मेंस नहीं लिखेंगे, तो आपका 25 में प्री हो चाहे ना हो, फिलहाल ये समझिएगा 26 में आपका अगर आपको सिलेक्शन लेना है या 25 में, तो आप सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, सिलेबस को अपने हाथ से जरूर लिखिएगा। ठीक है, मैं इंग्लिश मीडियम का सिलेबस जो है वो ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ये हिंदी का सिलेबस है, दोनों में सिलेबस में कोई अंतर नहीं होता, बस लैंग्वेज का अंतर है। देखिए, पहली बात तो ये है कि देखिए 1 से लेकर 6 तक का सिलेबस है, हालांकि हम लोग यहाँ पे केवल GS1 की बात करेंगे। GS1 के सिलेबस में लोक सेवा आयोग ने हमसे 15 पॉइंट पे सिलेबस को क्या किया उसने बताया है। पॉइंट नंबर 1 में आयोग हमसे क्या कहता है, भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल के कला, रूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। यानी आयोग का अर्थ यह है कि हम आपसे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक साहित्य में, वास्तुकला में और कला रूप में क्या परिवर्तन हो रहे थे, क्या महत्वपूर्ण बिंदु से आपसे हम इससे प्रश्न पूछेंगे। पहले पॉइंट का उसका ये कहने का मतलब है। मैं बता रहा हूँ
आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन एक बार मेरे साथ सुन लीजिए। सेकंड पॉइंट पे आयोग कहता है कि आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से लेकर 1947 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं इत्यादि आपसे ये पूछा जाएगा। मतलब आपको एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको 1757 से लेकर 1947 तक का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, देखिए उसने लिखा महत्वपूर्ण घटनाएं, तो आपको केवल महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़नी है, उसमें से व्यक्तित्व पढ़ना है और समस्याएं जो थी वो पढ़ना है, आपको बाकी डिटेल नहीं पढ़ना है। ये बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम जब प्रश्न देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि कैसे प्रश्न से पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, स्वतंत्रता संग्राम यानी फ्रीडम स्ट्रगल, इसके विभिन्न चरण, क्या चरण थे, देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उनका योगदान। आपने 2023 का पेपर देखा होगा, 24 का पेपर देखा होगा, तो हर साल आयोग ने किसी न किसी एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में पूछा है। वो इसलिए पूछा है क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है। ये बात, आयोग आपसे कुछ भी ऐसे नहीं पूछता, जो सिलेबस में है वो आपसे वही पूछेगा। अभी मैं आपको 24 का पेपर दिखाता हूं तो आपको बात समझ में आएगी। पॉइंट नंबर 4 में क्या, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 तक, आपसे ये बात पूछी जाएगी। नंबर 5 देखिए क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री में 18वीं सदी में 20वीं सदी के मध्य तक की घटनाएं, कौन सी, फ्रांसीसी क्रांति 1789, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, आपसे ये प्रश्न पूछेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए पॉइंट नंबर 5 का सिलेबस आपको बड़ा दिख रहा होगा, आप टोटल जो है मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, और 7 से 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, और आपको 2 दिखाई दे जाएंगे। इसको पॉइंट नंबर 5 को जो है आप एक काम करिए, पॉइंट नंबर 5 को जो है आप प्रश्नों के थ्रू याद कर लीजिए, प्रश्नों के थ्रू उसको प्रिपेयर कर लीजिए। प्रश्न वही आते हैं हर साल, बस थोड़ी बहुत बातें घूमती फिरती रहती हैं। देखिए यहाँ तक का आपका जो सिलेबस है, ये आपसे मॉडर्न इंडिया और कल्चर के बारे में पूछा गया, यहाँ खत्म होता है। आपके सिलेबस में कुल 4 पॉइंट हैं, कहने को तो 4 पॉइंट है, पर उसको 3 पॉइंट में आप रख सकते हैं। अब इसको क्या है समझ लीजिए। आपका जो GS1 का जो सिलेबस है, तो GS1 के सिलेबस को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया आपसे आधुनिक भारत का इतिहास, सोसाइटी और आपसे ज्योग्राफी, इन 3 पार्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 6 का जो है पॉइंट है, तो यहाँ पे सोसाइटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, पहला, महिला समाज और महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या तथा संबंध समस्याएं, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और समाधान, आपसे हम ये पूछेंगे, आयोग का कहना है। देखिए इसमें से एक टॉपिक है गरीबी और एक टॉपिक है जनसंख्या। ऐसा कोई साल नहीं होगा जिनसे इनसे प्रश्न न पूछा गया, और गरीबी से प्रश्न आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सब में पूछे जाते हैं। लेकिन ये क्या है, आप ये समझ लीजिए कि लोक सेवा आयोग के पेपरों में गरीबी है, इसलिए वो गरीबी से प्रश्न पूछता रहता है। पॉइंट नंबर 8, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय, उनका भारतीय समाज में अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और राज्य संरचना पे, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इसका प्रभाव किस पर है, भारतीय समाज पर है, भारतीय अर्थव्यवस्था पे है, भारतीय राज्य व्यवस्था पे है, भारतीय सामाजिक संरचना पे है। यानी आपके इन तीनों के प्रभाव, इन तीनों पर कुल 6 क्वेश्चन बनते हैं। उन 6 क्वेश्चनों को प्रिपेयर करिए, आपको 1-2 क्वेश्चन हमेशा पेपर में दिखाई देंगे। नंबर 9, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षवाद। देखिए बहुत लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी सिलेबस को ना तो डिकोड करना चाहता है, ना सिलेबस के पॉइंट को पढ़ना चाहता है। इस सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं ग्रुप में डाल भी दूंगा, आप वहां से भी, लेकिन मैं कहूंगा कि सिलेबस को अपने हाथ से लिखिएगा। अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रिंट आउट मत लीजिएगा। विश्व की प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जल, मिट्टी, वन, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत के विशेष संदर्भ में, यानी यहाँ से आपका ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी में केवल 2 NCERT पढ़िए, सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमसरिता,
आपसे हम ये प्रश्न पूछेंगे। हम मतलब आयोग है। भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता क्या है? मानव प्रवास, विश्व के शरणार्थी समस्या, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। सीमांत तथा सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर, स्मार्ट ग्राम। यानी आपको आयोग ने अपने सिलेबस को 15 पॉइंट पे दिया है। आपको अपनी तैयारी इन 15 पॉइंट पे ही करनी चाहिए। अब इस 15 पॉइंट का अभिप्राय कैसे है? तो आप 2018 से लेकर 2024 तक के मुख्य परीक्षा के प्रश्न देख सकते हैं। लेकिन जो नया सिलेबस है, ये सिलेबस जो है, इसके आधार पर 2023 का जीएस का वन पेपर और 2024 का जीएस का वन पेपर आप इससे एक बार देखिएगा। क्योंकि हुआ क्या कि 2023 में जो है 2 नए पेपर ऐड हुए। तो पहले क्या था कि इसमें 18 टॉपिक होते थे। अब 3 टॉपिक काट के जो है उसको पेपर 5 में ऐड किया गया है। ठीक है, कोई नया काम आयोग ने नहीं किया। अब आपको मैं दिखाता हूँ पेपर। ये पेपर जो है 2024 का पेपर है। देखिए, आपके पेपर में कुल 2 सेक्शन होते हैं। 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में भी 10 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन आएंगे। ये जो होते हैं ये 8 मार्क्स के होते हैं, ये 12 मार्क्स के होते हैं। यानी 80 मार्क्स ये और 120 मार्क्स ये, टोटल 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। इस पेपर में बहुत आराम से जान लीजिएगा 115 प्लस मार्क्स पाए जा सकते हैं। लेकिन आपने मार्कशीट देखी होगी, जो लोग बहुत अच्छा करते हैं उनके मार्क्स 100 प्लस दिखाई देते हैं, वरना लोगों के मार्क्स इसमें 80 प्लस से लेकर 90 के आसपास तक आते हैं। यानी आप ये समझिए कि यह आसान सा पेपर है। इस पेपर में आप 20 नंबर पिछड़ जाते हैं और ये 20 नंबर मेरिट बनाने में, आपकी सफलता में, आपके रैंक में बहुत बड़ा योगदान रखता है। तो चलिए पहले प्रश्नों को देख लिया जाए। देखिए, आपसे 2024 में पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। आपके सिलेबस का पहला पॉइंट क्या है कि साहित्यिक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत के आधार पर भारतीय इतिहास का अध्ययन कैसे होता है, आपको ये पूछना था। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको आपको 125 वर्ड में लिखना है। तो आयोग आपको एक पेज देता है आगे और पीछे, वहीं पे इसको लिखना था आपको। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समक्ष चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के पास भारत के पास समस्याओं का क्या था? जखीरा था, अंबार था। देखिए, भुखमरी, गरीबी, सीमाओं का पुनर्निर्माण, हमारे पास क्या होता? विभाजन, विभाजन का दर्द। यानी इतने पॉइंट इस प्रश्न पर लिखने के लिए थे कि अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास को एक बार पढ़े होते, इसको लिखने में आपको समस्या नहीं होती। नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, व्याख्या कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे फेमस कोटेशन है। ठीक है, आसान प्रश्न है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड हिस्ट्री में केवल 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। उसी 10 क्वेश्चन से पेपर में आपको दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम कम है। भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। आपको मैंने सिलेबस में दिखाया, ठीक वही पॉइंट मैंने कहा ना कि उसके प्रभाव। अब देखिए प्रभाव कैसे होंगे, तो प्रभाव पॉजिटिव भी होंगे, प्रभाव नेगेटिव भी होंगे। अब ये आपको सीखना है कि पॉजिटिव वाला पॉइंट ज़्यादा रखना है कि नेगेटिव वाला पॉइंट रखना है, कि बैलेंस व्यू रखना है। तो ये आप सीख पाएंगे अध्ययन के दौरान, आंसर राइटिंग के दौरान। भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों के योगदान का वर्णन कीजिए। एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप सिलेबस का पॉइंट है, इसलिए आपसे पूछा गया है। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपके सिलेबस में साफ लिखा है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, आपसे सिलेबस का पॉइंट पूछा गया। मनुष्यों के लिए महासागरों का उपयोग, महासागर सिलेबस में है, आपसे पूछा गया। मैं तो ये कहूँगा कि सिलेबस के जो 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट पे अपनी एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिए। मैं कुछ शॉर्ट नोट प्रिपेयर करा दूंगा और आपको कुछ दे भी दूंगा ताकि आपको हेल्प हो सके। जलवायु, मृदा और वनस्पति के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। आसान प्रश्न है। स्मार्ट सिटी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन सिलेबस का पॉइंट है, पूछा गया है। भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर टिप्पणी कीजिए, पूछा गया है। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है उसके लिए मैं आपको शाम को वीडियो बना के डिटेल दे दूंगा, लेकिन टारगेट मेरा है ये है कि मेंस आंसर राइटिंग में मैं आपको 500 प्लस प्रश्न कराऊंगा। 500 से अधिक प्रश्न, 500 से अधिक प्रश्न जो है ये लगभग आपको मैं मैक्सिमम मान के चलिए तो 70 से 75 दिन, हालांकि हम सेफर है 80 दिन लेते हैं, 80 दिन में ये हो जाएगा। 80 दिन में कहने का मतलब क्या है कि आप ये समझिए ये प्रश्न जो है आप हार्डली जो है 25 जनवरी से पहले ख़त्म कर लेंगे मेरे द्वारा। इसमें जो है आपको
आपको जो है 500 क्वेश्चन का जो है ब्लूप्रिंट, आंसर लिखा कैसे जाता है, आंसर में क्या क्या लिखना चाहिए और सिलेबस के किन किन पॉइंट पे आपके पास शॉर्ट नोट होना चाहिए, ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये ग्रुप पेड रहेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पेड नहीं है, क्योंकि भीड़ नहीं बढ़ानी है, क्योंकि भीड़ अगर मैं बढ़ाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है क्वालिटी वाला जो है काम करने के लिए, इसलिए इसको मैं पेड रखूंगा। डिटेल आपको मैं शाम को दूंगा कि क्या है कैसे है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, फ्रांस की क्रांति प्रबोधन काल का सुपरिणाम थी, टिप्पणी कीजिए। देखिए दोनों प्रश्न जो है फ्रांस की क्रांति से पूछा गया है वर्ल्ड हिस्ट्री का। पहला फ्रांस की नेपोलियन, दूसरा ये बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों के विकास की रेखांकित कीजिए। आपसे पूछा गया कि हम क्या पूछेंगे, स्वतंत्रता संघर्ष पूछेंगे, सिलेबस का ही पॉइंट है। संगम कालीन संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, कल्चर सिलेबस में है, सिलेबस पे क्वेश्चन है। भारतीय समाज अपनी विशिष्टता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, चर्चा कीजिए। आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं में उसकी विशेषता क्या है, विशेषता में भी क्या विशिष्टता क्या है, और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, आपको इस पर चर्चा करना है। ठीक है, देखिए रेखांकित करना, चर्चा कीजिए, इस पर हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। गरीबी के कारणों और परिणामों की चर्चा कीजिए। मैंने कहा कि गरीबी पे बिना प्रश्न पूछे आयोग का मन नहीं भरता, इसलिए गरीबी आप देखिएगा 18 से लेकर 24 तक के पेपरों में आपको गरीबी हमेशा दिखाई देगी। भारत में बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद किस प्रकार से अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। देखिए टॉपिक के क्षेत्रवाद टॉपिक इसका है, तो क्षेत्रवाद टॉपिक जो है वो सामाजिक व्यवस्था का भी है और ज्योग्राफी का भी है, लेकिन आयोग ने क्या किया, इसको जोड़ किससे दिया, इकोनॉमिक्स से, जोड़ किससे दिया, पॉलिटी से। तो आपको इसका आंसर लिखते समय जो है अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था के पॉइंट को जोड़ के लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट भारत के सम्यक विकास में एक गंभीर चुनौती है, कथन की समीक्षा कीजिए। अब आपको यहाँ समझना है कि आपसे समीक्षा करने की बात की जा रही है, चर्चा नहीं करना है, ठीक है, विश्लेषण नहीं करना, समीक्षा करना। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि इसमें हम क्या लिखेंगे। भारत में स्मार्ट सिटी की अवधारणा पर प्रकाश डालिए तथा स्मार्ट ग्राम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आसान प्रश्न है, बहुत लॉजिकल प्रश्न है, केवल केवल अगर आपका दिमाग खुला हो, थोड़ा बहुत आपने किताबें पढ़ी हों, कुछ समझा हो, तो इस पर लिखा जा सकता है। भारत में वनों एवं जल स्रोतों की जैविक विविधता का संरक्षण पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक विस्तार से स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, लेकिन करंट से जोड़ के पूछा गया है। सुनामी की विशेषताएं, कारणों एवं प्रभावों का सुधारण विवेचना कीजिए। आसान सा प्रश्न है। अब आप यहाँ पर जो है कुछ बातों को आपको मैं एक बार बताता हूँ, इसको समझिए। आप ये समझिए कि 2025 और 2026 ये दोनों साल बड़ी वैकेंसी है। 2025 में भी रिजल्ट देखिएगा 850 सीट पर आएगा, और 2026 में भी जानिएगा वैकेंसी आपको 900 के लगभग होगी। ये आपको मैं अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि 2027 में सरकार को चुनाव लड़ना है। इस बात को आप मेरे समझ लीजिए। ये 2 साल आपके पास गोल्डन चांस है, अगर आपने लग कर मेहनत कर लिया, हार्ड वर्क कर लिया, तो आप सिलेक्शन पा जाएंगे। हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे होंगे कि जिनके 80 से कम मार्क्स आ रहे होंगे यूआर में, AWS में और ओबीसी में। तो मेरी आपको एक सलाह है कि आप 2026 की तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। 26 का पेपर आपका मई 2026 में प्री हो जाएगा, लेकिन प्री के पहले आपको मेंस पढ़ना होगा। बिना मेंस पढ़े, बिना आंसर लिखे अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप यकीन मानिए बहुत बड़े भ्रम में हैं। आप आज लिखिए, कल लिखिए, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने के साथ साथ आपको अपनी शॉर्ट नोट्स बनानी होगी। मैं आपको कितने भी अच्छी शॉर्ट नोट्स क्यों नहीं दे दूं, जब तक उस शॉर्ट नोट में आप अपना इनपुट नहीं डालेंगे तब तक आपको सिलेक्शन नहीं होना है। देखिए होता हूँ, आपने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के वीडियो देखे होंगे जो लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं, जो बंदा सेलेक्ट होता है वो आपको सही बात ना बता के आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो बातें उसने कभी ज़िंदगी में की नहीं होगी। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने कई बार मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, 2-4 नंबर से मैं छटा हूँ, नहीं हुआ है। बाकी अब मैं दूसरे क्षेत्र में हूँ, लेकिन हाँ अब मैं केवल केवल पढ़ाई के क्षेत्र में, मैं कोचिंग के फील्ड में भी हूँ, मेंटोरशिप में देती हूँ। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो मेंटोरशिप का है, और मेंटोरशिप पेड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा फीस नहीं है कि जितनी फीस कोई बच्चा पे ना कर सके। बहुत लोग भी कमेंट करेंगे गुरुजी क्या करना है,
कि आपने क्या किया, 2000 फीस ले लिया और आपके पास तुरंत 1000 बच्चों का एडमिशन हो गया, वो तुरंत लगते हैं जोड़ने के, अरे गुरु जी के पास कितना पैसा हो गया। पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे किसी पे भरोसा करना, भरोसा करके पेमेंट करना और वो आपको सप्लाई कर रहा हो, आपको सर्विस दे रहा हो, ये बहुत मुश्किल होता है। मैं भी इसी में हूँ। बाकी जो है, इस चैनल को जो है मैंने सूचनाओं के लिए पहले बनाया था, लेकिन मुझसे कई लोग अभी भी जो है वो ऑनलाइन जुड़ के आंसर राइटिंग करते हैं। 2024 में भी इन्होंने किया है, रिजल्ट उनके अच्छे आएंगे। 2025 का प्री का बैच था मेरा ऑनलाइन का, उसमें भी रिजल्ट अच्छे आए हैं। ठीक है, अब 26 का भी मैं बैच स्टार्ट करूंगा प्री के लिए, मेंस के लिए, और 25 के लिए भी मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप चाहें तो लिंक में जो है आपको व्हाट्सएप लिंक है, जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ना होगा तभी जुड़िएगा, बिना मतलब के जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ग्रुप से हटाऊंगा तो आपको शायद कष्ट होगा। या 2026 में तैयारी कैसे करनी है, 25 के मेंस में समस्याएं हैं, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, व्हाट्सएप में मुझसे सीट कितनी होगी, कट ऑफ क्या होगी, ये सब मत पूछिएगा। ये सब बातें मैंने आपको अपने वीडियो में पहले ही बता दी है। ठीक है। बाकी 2026 के लिए तैयारी का क्या मोड होना चाहिए, 2025 अंतर राइटिंग का प्रोग्राम का क्या होगा, ये वीडियो मैं आपको आज शाम को बना के अपलोड कर दूंगा, और 26 का वीडियो आपको मैं कल अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो में इतनी ही बातें थी। मन करेगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, मत करिएगा ये आपके ऊपर है। वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आपसे मुलाकात होगी शाम को एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को जारी रखें। आज जो है 9 नवंबर होने को है और समय बहुत तेजी के साथ बीत रहा है। ठंडियाँ स्टार्ट हो रही हैं, ठंडियाँ कब खत्म हो जाएंगी आपको पता लगेगा भी नहीं।